ये 4 क्वेश्चंस को क्या आप सही कर सकते हैं या फिर नहीं। जब आपने इसे पढ़ा होगा कि टू बी अबव बोर्ड, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके दिमाग में मेरी एक चीज आ गई होगी। आपको पता है ना कि ये बोर्ड है और इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ कोटेशन लिखे रहते हैं ईमानदारी के, कि आप ईमानदार बनो ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, कोई बढ़िया चीज बोर्ड के ऊपर लिखी रहती है, क्लासेस में आप देखना ऊपर, ठीक है, महात्मा गांधी के कोट्स लिखे रहते हैं। तो ओवरऑल वो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के बारे में लिखे रहते हैं, ऐसे याद रखो। तो अब बोर्ड, बोर्ड से ऊपर यानी कि याद रखना ऑनेस्टी शब्द आएगा, यानी कि बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी प्रकार के कार्य में ईमानदारी, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस। आगे देखिएगा कि टू क्राई वुल्फ, ये मैं आप सबके लिए दे देता हूं, ये आप खुद करके चेक करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आज आपको परेशान करने वाले हैं। और मेरे आप स्टूडेंट हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे पूरा भरोसा है अपने छात्रों पर कि वो आर्या पार करके आएंगे इस बार। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, ये मैं पहली बार करवा रहा हूं बच्चों, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 यानी 70 कहीं पर लिखा हुआ है। अब सर इसका रॉन्ग साइड क्या होगा, एक आप बात बताओ। 70 से अगर कोई किसी की उम्र ऊपर जाएगी 70 71 72, जाहिज है कि वो, मतलब क्या है कि वो जो बुजुर्ग है यानी बुढ़ापा है वो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। और 70 से पहले यानी किसी की 20 साल है 25 साल है, वो तो अच्छी बात है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, तो रॉन्ग साइड क्या हो जाएगा भाई। 70 से कोई अगर ऊपर जिएगा तो जाहिज है वो गलत है, गलत साइड ही गलत है। 70 यहां पर 70 है, 70 से ऊपर मतलब गलत है बेचारा। रॉन्ग साइड ऑफ 70 का मतलब ही होता है 70 से प्लस की बात कर रहा है, वही रॉन्ग साइड होती है, ऐसे करके आप समझना। तो मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। आगे देखो, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये मैं आपके लिए दे दूं। चलो आप बताना, ये सिंपल है लेकिन आप चारों को पढ़ करके समझना, उसके बाद ही आप कर सकोगे इसे। एक है टू ड्राइव होम, ये अलग है, थोड़ा याद कर लो इसे। टू ड्राइव होम का मतलब टू एम्फसाइज करना, जोर डालना। तो इसका क्या हो जाएगा, टू एम्फसाइज यानी कि जोर डालना हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने ये समझो आपके पेपर में आ गया। अब आप क्या करोगे इन चार में से, मुझे आप ये बताओ। और आप वीडियो को रोको, अरे रोको ना यार। अब आप चेक करके बताओ क्या स्कोर रहा, आपने कहां पर कैसे इस क्वेश्चन को किया। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु, और मुझे ज्यादातर भरोसा है कि वो नो इंप्रूवमेंट करेंगे, जो कि गलत है। गुरुजी ऐसे गलत क्यों हो गया, क्योंकि कूलर कंपैरेटिव है देन लग गया, ये तो बात ठीक है। यहां पर क्या बोला ये देखो, तुलना किसमें की जा रही है, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका का जो क्लाइमेट है इज कूलर देन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के, यानी कि यहां पर सिर्फ जो तुलना हो रही है वो क्लाइमेट में की जा रही है, क्लाइमेट के बीच में हो रही है। कर्नाटका और तमिलनाडु के जो क्लाइमेट है उसके बीच, दोनों के बीचों में अंतर हो रहा है, समझ में बात आ रहा है, तुलना हो रहा है। तो क्लाइमेट के बीच में हो रहा है, ना कि किसी भी राज्य के बीच में हो रहा है। तो ऐसे में हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका। अब ये समझो कि अगर सेम शब्द किसी का कोई नेचर है, अगर वो सेम नेचर से, अगर किसी दूसरे राज्य के नेचर से कंपैरिजन होता है, तो उस दूसरे राज्य के नाम से पहले आपको देन नहीं लगाना पड़ता, उसकी जगह पर आपको दैट ऑफ इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है। देन के बाद दैट ऑफ, दैट ऑफ हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसका मतलब है कि कर्नाटका का जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट को हमने रिपीट नहीं किया। बस ये याद रखना, अगर कर्नाटका का तमिलनाडु से कंपैरिजन होता तो ये सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट आ जाता, लेकिन कर्नाटका की कोई दूसरी चीज है और ऐसे ही तमिलनाडु के किसी दूसरी चीज से हो रहा है, तो फिर ऐसे में हमें दैट ऑफ लगाना पड़ता है। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे याद हो जाएगा ना। यानी कि ये इस तरह से सेंटेंस छोटा चलेगा। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि कूलर आ रहा है इसीलिए देन तो लगेगा ही लगेगा। अब क्लाइमेट की बात की जा रही है इसीलिए दैट ऑफ आ रहा है, ठीक है। अगर क्लाइमेट नहीं होता तो सीधे सीधे बात दूसरी होती। 10वां क्वेश्चन है और जल्दी से आप सोच के बताओ कि द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड ऑफ कोलेरा, ये मैंने कई बार बताया था। सफर्ड या डाई के बाद आने वाला प्रेपोजिशन क्या होता है, ट्रिक बाय राम सर, ये आप सर्च कर लो। अब देखो, जैसे आपने एक एप्लीकेशन जब आप देते थे कि गुरुजी मैं जो है फीवर यानी बुखार से पीड़ित हूं, मुझे छुट्टी दे दो, ठीक है ना, ओके आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और भाई साहब जिस सिंस फिंस लगा दी। तो ये क्या होता है, सफर के बाद अगर कोई बीमारी का नाम आता है तो हमें वहां फ्रॉम लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें स्कूल से फरार होना है।
तो ऐसे में सफर्ड के बाद फ्रॉम आता है, याद हो जाएगा, सिंपल है। आई गेव टू साना द कीज, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। देखो ये जो वर्ब इस्तेमाल की गई है, ज्यादातर मैं इसमें फालतू की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर आ रहा है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, सीधे मुद्दे की बात। हो सकता है आपको बोर क्लास लगे, और सच बताऊं ना, पढ़ने लिखने वालों को ज्यादा मैंने देखा है, उन्हें बातों से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ये मतलब है गुरुजी वेलकम भी ना कहें, सीधे पढ़ाना स्टार्ट। इसीलिए अब मैंने वेलकम भी थोड़ा छोटा कर लिया है। आगे देखो, आई गेव टू साना, देखो ये सिंपल है। अगर कभी भी गिव वर्ब इस्तेमाल हो रही है, गिव वर्ब ऐसी होती है ट्रांजिटिव, यानी इसमें क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे बोलते हैं जिसका ऑब्जेक्ट हो सकर्मक क्रिया, हिंदी में अकर्मक क्रिया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ऐसा नहीं, हिंदी भी मैं खूब पढ़ रहा हूं आजकल टाइम में। तो ये क्या होता है गिव, अब गिव क्या होता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। और ये चीज आप याद रखें कि अगर कभी भी गिव वर्ब इस्तेमाल की जा रही है, तो गिव क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए अगर ये एक्टिव वॉइस की तरह अगर इस्तेमाल हो रहा है तो गिव और ऑब्जेक्ट के बीच में ना कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो देखो गिव दे रखा है, गिव का सेकंड फॉर्म है गिव, तो अब आने वाला ये ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो साना एक दा की है, तो इनमें कोई भी प्रेपोजिशन वगैरह नहीं लगाते हैं, याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि आई गेव साना दा कीज, ये हो जाएगा आई गेव, ये वाला। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे तब आपके समझ में आएगा। यानी आई गेव टू साना, ये गलत है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है ना। देखो अंडरलाइन जो है वो यहां तक है, आई गेव टू, इस यहां तक ही अंडरलाइन किया हुआ है लेकिन उसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह आई गेव आ जाएगा, ओके। हाँ लेकिन इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला कि मैंने तुम्हें एक किताब दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई गेव यू अ बुक, ये हो जाता है, ठीक है, आई गेव यू अ बुक। लेकिन अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर ये आगे आ जाए और ये बाद में चला जाए तो वहां पर हमें टू लगाना पड़ता है। आगे देखो, इफ ही स्मोक्स लेस ही माइट गेट रिड ऑफ हिज कफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कंडीशनल है। तो कंडीशनल में क्या होता है कि कंडीशनल में आप सबको पता होगा, अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब में एस और एस लग रहा है, तो जो आगे आने वाला सेंटेंस होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो इनमें देखो चारों में कोई भी फ्यूचर नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सेंटेंस है इफ के साथ वाला, वो प्रेजेंट में ना होकर के पास्ट में रहा होगा। अगर वो पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट में रहता है, तो मुझे पता है यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना होता है, तो आगे वाले सेंटेंस में आपको वही मतलब पास्ट करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, इफ ही स्मोक्ड, तो ये हो जाएगा देखो ये वाला, इफ ही स्मोक्ड लेस ही वुड। अब मुझे पता है क्योंकि यहां पर पास्ट में बात जाएगी, तो इसीलिए वुड का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। अच्छा आप कहेंगे सर जी बी वाला भी तो पास्ट है ना, हैड थर्ड फॉर्म है तो आगे में वुड हैव थर्ड फॉर्म है, जो नहीं दे रखा है वो गलत हो जाएगा। गुरुजी ये कैसे गलत है सी वाला, क्योंकि इफ के साथ अगर प्रेजेंट चल रहा है तो आगे फ्यूचर आता है, लेकिन ये तो पास्ट में है ना, मे का माइट, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिलहाल में आपका ए वाला सही है, और ये वाला गलत इसलिए है क्योंकि इफ के साथ अगर प्रेजेंट है तो आगे फ्यूचर चलता है जो कि नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें इसमें चेंज तो करना पड़ेगा। आगे देखो, ही कॉम्पेंसेटेड द लॉस टू मी, ये कॉम्पेंसेटेड का मतलब जैसे अभी आपको पता है ना, ओरे पड़ गए, बारिश हो गई है बहुत ज्यादा, तो गांव के अंदर जैसे हमारे खेत में गेहूं है ना, बिल्कुल भाई साहब, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, खेत में ना 95% जो गेहूं है ना वो सब नीचे सो गए, मतलब सारे पेड़ धरती में एकदम चका, ऐसा समझ लो कि एकदम बेड बेड बिस्तर बना लिया उन्होंने। तो ऐसे करके मतलब अब क्या मुआवजा मिल रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। तो कॉम्पे अब इसमें भी आपको एक चीज याद रख लेनी है, मैं आपको बता देता हूं कि मुझे एक चीज आप हमेशा एक, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो रूल से ही आपको याद हो पाएंगी, क्योंकि कॉम्पेंसेट का मतलब होता है मुआवजा देना, ये किसी भी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है ऐसे में। तो कॉम्पेंसेट के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन जो लगती है वो फॉर लगता है ना कि टू। तो ऐसे में देखो कॉम्पेंसेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया क्या, द लॉस, और आगे जो आएगा प्रेपोजिशन वो क्या आएगा, फॉर आता है, ये याद कर लो। तो ऐसे में आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल टू, ये तो सीधा सीधा था, अकाउंटेबल के बाद फॉर नहीं, अकाउंटेबल के बाद टू आता है, बी वाला एकदम सही है। आगे देखो, रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर द मेडिक्लेम पॉलिसी, देखो ये वाला सेंटेंस क्या है, ये आपका एडवर्ब से रिलेटेड है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब अगर कहीं पर भी दिया जा रहा है तो ऐसे में क्या होता है
कि देखो जैसे रिसेंटली कहीं पर एल वाई वाला कुछ भी लिख रहा होगा, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनके बीच में आपको एड वर्ब घुसानी होती है। तो ऐसे में रिसेंटली एक एड वर्ब है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, हेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेन वर्ब। तो इन दोनों के बीच में हमें उस एड वर्ब को लगाना होता है। तो फिलहाल में आपका ए वाला सही हो जाएगा ना। एवरी डे वी यूजली हैड लंच एट 1:30 PM। ये सेंटेंस देखो एवरी डे लिख रहा है, एवरी डे मतलब रेगुलर की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो हैड का प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, हैव हो जाएगा। वी के साथ हैव लगता है, अगर आई होता तो हैव, अगर ही होता तो हैज हो जाता। तो फिलहाल में ऐसा मैं कह सकता हूं कि वी यूजली हैव लंच एट 1:30 PM। ये डेली की बात कर रहा है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर इस्तेमाल करना। क्या देना ये आपको, एक्सप्रेस बेस्ट वाला, यानी कि सिनोनियम आपको बताना है। चलो भैया बताएंगे। और ये याद रखना सारे आप पहले कर चुके हो, बस रिवीजन हो रहा है। ये देखो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, विरोधी, यानी कि इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक को होता है विरोधी, जो आपका विरोध करने वाला। समझ में आ गया ना। आगे देखो पुअर माने क्या होता है, गरीब, ये तो सबको पता होगा। इस एक इसमें रेटिसेंट, क्या है पूछा मैंने, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कम बोलते हैं, खैर जानता हूं, जो मतलब ज्यादा पढ़ाकू बड़ाकू होते हैं ना वही कम बोलते हैं। खैर तो याद रखना रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। एक है इसमें डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अपराधी। मैंने बताया ना अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के बाद क्या आता है बताओ, ऑफ आता है, ये मैंने कल बताया था। आगे देखिएगा फ्रेंडली, और फ्रेंडली का तो मतलब वही मित्रता से संबंधित है, तो उसको बोलते हैं एमिएबल। क्या बोलते हैं उसे, एमिएबल। क्या होता है, एमिएबल, एमिएबल। ऐसी 3-4 बार याद करे करो, ये हो जाएगा, है ना। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना एक तरह से, एमिएबल। अच्छा बाकी जो बचे क्या है, जेंटल। जेंटल का GENTLE, आप ही कमेंट करना जेंटल यहां पर इसका मतलब क्या है। एक है इसमें कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, समझने वाला, विचार करने वाला, वही कंसिडरेट होता है। एक है इसमें इंडस्ट्रियस, और आपको पता है ना, आपको पता है जैसे इंडस्ट्रियस मतलब ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग कितने होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, तो उसे बोलते हैं परिश्रमी, मेहनती, इंडस्ट्रियस उसे बोलते हैं। फिलहाल में बी सही है इसका। एक है वेन, VEIL, वेल। वेल का मतलब होता है किसी चीज को कंसील करना, हाइड करना, छुपाना। ठीक है, वेल का मतलब होता है पर्दे के पीछे रखना, छिपाना किसी को। आगे देखो एक है इसमें सैक्ल्यूड। तो फिलहाल में क्या हो जाएगा बताओ, कंसील होता है। वेल का क्या होता है, कंसील। वेल, वेल, वेल ऐसे समझो जैसे वेल है ना, वेल है आपके दरवाजे पर चढ़ गई ऊपर, या फिर है ना जैसे झोंपड़ी वोंपड़ी बुर्जी बुर्जी होती है, समझ गए, ऐसे गए होंगे गांव हमारे। तो उनमें क्या होता है, जो वेल है वो अपने पीछे जो भी चीजें होती है उन्हें क्या कंसील कर देती है, छुपा देती है, ऐसे थोड़ा रट्टा मार लो कि वो दिखता नहीं है। तो वेल का हो जाएगा कंसील। एक है इसमें सैक्ल्यूड। तो सैक्ल्यूड का मतलब क्या होता है, सैक्लूड मतलब होता है एक तरह से अलग करना, मतलब समाज से दूर रखना। सैक्लूड, सब सपोज करो एक लड़का है, उसने किसी छोटे से किसी बच्ची का, जैसे मान लो उसने गलत काम कर दिया, रेप बेप कर दिया, तो ऐसे समाज क्या उसे दूर रखेगी, एकदम अलग अलग कर देगी उसे, तो सैक्लूड हो जाएगा। एक इसमें मोन, MON। मोन का मतलब क्या होता है, एक तरह से मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, क्या होता है मोन का मतलब, MON, मोन माने बड़बड़ाना। एक इसमें रेपेंट। रेपेंट का मतलब होता है रेपेंट, REPENT, बलात्कारी, जेल में चला गया, अब क्या करेगा वो, पश्चाताप करेगा अपने, ये भगवान मैंने क्या कर दिया, प्राश्चित करेगा। ठीक है, रिग्रेट तो अलग चीज है, रेपेंट होता है मतलब प्राश्चित करना, अपने गलती का प्राश्चित करना, वो होता है रेपेंट। आगे देखो रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, ये रिकरेंट तो आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसिडेंट। तो रिकरेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी भी चीज का बार बार होना। ठीक है, तो फिलहाल में क्या हो जाएगा, हैपनिंग रैपिडली। क्या होता है, हैपनिंग रैपिडली। तो 14 का जो है सी एकदम सही है। तो पेक्यूलियर का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रेंज, यानी कि एकदम अनोखा, तो स्ट्रेंज एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला। सेम, सेम का तो मतलब होगा जैसे सेम कोई चीज होता है, मतलब क्या बोले, एक जैसा। एक है सरप्राइजिंग, वो ये आश्चर्यचकित है ना, और एक होता है टायरिंग, थकाने वाला। जैसे सरप्राइजिंग क्या होता है, जैसे पीछे आपका दोस्त आके और एक धर दिया गाल के, है ना नीचे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सरप्राइज बहुत तगड़ा वाला हो जाएगा। तो ऐसे में आप याद रखना पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है एक तरह स्ट्रेंज, एकदम अलग, अनोखा। आगे देखिएगा,
आगे अब आपको ऑपोजिट बताना है, मतलब उल्टा। एक है इसमें स्टिम्युलेट, चलो जल्दी जल्दी करते हैं इनको। स्टिम्युलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी का उत्साह बढ़ाना। स्टिम्युलेट, अंडरस्टैंड ना, स्टिम्युलेट। उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्करेज, किसी के करेज को डिस्करेज कर देना। एक है इसमें उल्टा है, एक है इसमें इनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी को उत्साह करना। एक है टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब लुभाना, आकर्षित करना। जैसे आपने देखा हो ना, लुभाना मतलब, अरे यार आपने नहीं देखा क्या, क्या बताऊं मैं आपको, कोई भी चीज ले लो, मतलब कुछ, जैसे कोई दुकान वाला है अपनी चीजों को ऐसे रखता है एकदम, है ना, ताकि वो कस्टमर्स को क्या करे, टेम्प्ट जो है करेगी। तो ये चीजें थोड़ा आप याद रखो। आगे देखो एक और रहेगी इसमें, इंस्टिगेट, INSTIGAT, इंस्टिगेट, इनसे आप नोट कर लो। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। ये मैंने अभी कल वाली न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, द हिंदू में, ये स्पेलिंग आई थी, इंस्टिगेट करना। दिल्ली के अंदर क्या भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, तो वो इंस्टिगेट हो रहा है, इंस्टिगेशन किया जा रहा है। रिवील अभी बताया था, रिवील का मतलब होता है पोल खोल देना। कंसील माने होता है छुपाना, अंडरस्टैंड ना। एक बता था वेल, ये स्पेलिंग मुझे याद है कल वाली। वेल, वेल अपने पीछे कुछ छुपा देती है, हाइड कर देती है, कंसील कर देती है। तो रिवील का मतलब क्या होता है, पोल खोल देना। आगे देखिएगा एक है डेलिबरेट, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जैसे ये भी कल स्पेलिंग आई थी डेलिबरेटली, कल न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, उसमें लिख रहा था, यानी कि ऐसा बोला गया था कि पुलिस के द्वारा जानबूझ करके और हेल्प नहीं किया जा रहा है, तो वो डेलिबरेटली वर्ड यूज किया गया था। तो डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझ करके। तो फिलहाल में मुझे इसका उल्टा बताना है, मतलब अनइंटेंशनल, मतलब जिसका इंटेंशन कुछ नहीं हो। चलो आगे देखिएगा, एक इसमें अनकंडीशनल, अनकंडीशनल उसका मतलब होता है बिना कंडीशन के, मतलब बिना शर्त के, अंडरस्टैंड ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा पेरिलस, एक है इसमें पेरिलस का मतलब होता है एकदम डेंजरस, खतरनाक, और उल्टा क्या हो जाएगा इसका, सेफ हो जाएगा। आगे देखो डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है विवादित, यानी कि जैसे आपको पता है ना, राम मंदिर जो है वो क्या, वो जो इशू था वो डिस्प्यूटेबल था, झगड़ा विवादित था वो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनडिस्प्यूटेबल, मतलब गैर विवादित। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनडिस्प्यूटेबल, कौन सा भैया, ये वाला है ना, इनडिस्प्यूटेबल। और ये अन है तो ई है, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, और आगे मैं थोड़ा बढ़ जाता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन से काफ़ी हैं, बीच में थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाती है, मन करता है तो कर लेते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। आगे देखो, फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, ये ईडियम से जल्दी जल्दी याद करना। फ्रॉम द ब्लू, कुछ याद आ रहा है, याद तो आ रहा है, मतलब सडनली, एक तरह से मतलब ऑल ऑफ अ सडन, सडनली अचानक, मतलब फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक, ऐसे समझो। देखो ब्लू माने क्या होता है, नीला होता है ना, और जो आकाश होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। अभी अचानक से कभी पता नहीं चलता है, फ्रॉम द ब्लू यानी आकाश से कब बारिश हो जाए, कब बादल हो जाए, या फिर बादल होते हैं कभी बारिश नहीं होती, तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रखो। फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, सडनली, कोई भी ना इंसिडेंट होना। आगे देखो, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ये तो कई बार रिपीट था, यानी टू कीप, आई विल कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब क्या होता है, बड़ी ही बेचैनी के साथ किसी का वेट करना, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला हो जाएगा। जैसे ऐसे बताता हूं आपको, जैसे समझो, आप एयरफोर्स का जीडी में जाएंगे ना, वहां पर आपका जो रिजल्ट आएगा उसका आप क्या करेंगे, यू विल कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी आप अपनी उंगलियों को एक दूसरी उंगली में फंसा करके, अंडरस्टैंड ना, फंसा करके बैठे रहेंगे, ये भगवान, हाथ जोड़ लेंगे, कभी कभी क्रॉस एक दूसरे में डाल लेंगे, जल्दी जल्दी ये भाई कैसे भी करके मेरा नंबर आ जाए, ये एक नेचुरल है ना। तो ये चीज आप याद रखो। और एक तो मतलब कुछ तो ऐसे होंगे, अरे जो होगी वो देखी जाएगी यार, कोई टेंशन ना है, अब टेंशन लेने से क्या फायदा। और एक बेचारा ऐसा होगा जो थोड़ा अपनी पढ़ाई वढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता होगा, है ना, अब ज्यादा उसे बातचीत करना आता नहीं है, कम बोलता है बेचारा, और अपनी पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दे रहा है। आगे देखिएगा, तो ये होता है एट द 11th आवर। अब ये क्या होगा, जैसे इसमें आपको बताऊं, आपका पेपर, जैसे सपोज करो कि 20 तारीख को आपका पेपर है ना, 20 तारीख का शाम, 20 तारीख का दोपहर में मानो 1 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई, अब आप 12 बजे आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, लाला सत्यनारायण भगवान की कथा है गई, अब नेक्स्ट पढ़ लो, थोड़ा रिवीजन कर लो। तो ऐसे में क्या होगा कि एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, 12वां घंटा होने वाला, आप 11वें घंटे पर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आप मात्र 1 घंटे पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब ये समझ में आएगा, कोई भी काम हो रहा है वो बहुत मतलब एंड टाइम पर होता है, अंडरस्टैंड ना, इन द निक ऑफ टाइम हो रहा है। तो ऐसे में आप याद रखना, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है,
यानी कि कोई मूवमेंट है और उसी मूवमेंट बस कुछ टाइम ही थोड़ा सा इधर उधर, मतलब टू डू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों पर कोई भी काम करना, ये राइट आंसर है। आगे देखो लॉन्ग रन, अभी तो सर लॉन्ग रन है, ये लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, मतलब काफी, मतलब टिकाऊ एक तरह से मैं कह सकता हूँ, मतलब इसका, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो है एक तरह से इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, परिणाम स्वरूप, आपका जो भी रिजल्ट रहेगा, काफी लॉन्ग रन, काफी जो रन है आपने दौड़ भाग किया वो काफी लंबी की, अब जायज है, इवेंचुअली कभी तो उसका एक एंड होगा, तो अंततः आपने एग्जाम को पास कर लिया। और अब मैं आपसे पूछता हूं, ए डैम्प स्क्विब, ये जो आपका डैम्प स्क्विब है वो अब नहीं है, एकदम फेवरेबल आपका जो है रिजल्ट है। आगे देखो, टू कॉल अ स्पेड, ये रिपीट है, टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक, एकदम भी ना घुल मिल जाना, टू बी फ्रैंक होना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, मतलब सी वाला। और आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या गलती है, इसमें अगर एरर नहीं छांट पाए ना तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे हम। देखो मैं बता दूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपना का, कि मोहन्स आईज यहां पर लिखा हुआ है, और याद रखना इसका मतलब ये सेंटेंस ये कहना चाहता है मोहन की आंखों के बारे में कहना चाहता है। तो जब भी कभी अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो आपको वहां पर एपस्ट्रॉफी एस लगाते, किसी नाम के अंदर आप एस थोड़ी लगा सकते हो कि आप उसे कहीं पर लिख रहा है राम, तो लेव साहब राम बहुत बना दे, एस लगा दी, फिर आप एपस्ट्रॉफी एस लगा रहे हो, ये गलत हो जाएगा। कभी भी किसी नाम में ना आप एस नहीं लगा सकते। तो अगर एपस्ट्रॉफी एस काकी के लगाना है तो आपको क्या करना है, पहले आप एपस्ट्रॉफी फिर लगाओ एस, अंडरस्टैंड। देखो ये लिख रहा है मोहन्स आइज, एक बात हो, इस मोहन में इसने एस को जोड़ रखा है जो कि गलत है, तो होना क्या चाहिए गुरुजी, ये ऐसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो याद हो जाएगा ना, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखनी। तो अब लगाओ एस, एपस्ट्रॉफी लग गई ना, अब एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहन्स आइज। रूल ये है कि किसी नाम में आप एस नहीं लगा सकते, अंडरस्टैंड ना। अगर एपस्ट्रॉफी एस का अगर आपको रूल पता है तो ये याद रखना है कि नाम के बाद पहले कॉमा एपस्ट्रॉफी फिर एस लगा देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर अ जॉब, ये देखो जैसे ही मैंने पढ़ा था मेरे दिमाग में एक ही बार में क्लिक कर गया था, वो ये कि ही वेंट टू मुंबई, ये तो सही है वो मुंबई गया था, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू ये इस तरह का एक अलग एक्सेप्शन है कि इस टू के बाद जो वर्ब आती है वो जीरंड के रूप में आती है, यानी आईएनजी के रूप में आती है, इसीलिए सिक्योर का सिक्योरिंग हो जाएगा। विद अ व्यू टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आएगी, ये रूल याद रखना है। ज्यादातर बच्चे क्या देखते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गुरुजी ये तो सही है, वो गलत हो जाता है। द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग, ये कॉन्सेप्ट वो है जो ज्यादातर बच्चे उसे गलत करते हैं, और मैं हमेशा ये आपको बताते रहता हूं कि देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक है ना, वर्ब फिर यहां पर स्टार्ट हो रही है, तो ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसमें आप प्रीपोजिशन देखा करो, विद दिख गया ना, तो इसे प्रीपोजिशन से पहले जो है उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्ब आती है। तो ऐसे में द हेडमास्टर सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, बोली सत्यनारायण भगवान की जय, तो इसीलिए हैज हो जाएगा यहां पर। चलो आगे बढ़ जाओ, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, एक बार मैं रिपीट और करा दूंगा, ठीक है, ऐसे चिंता विंता मत करना आप। आगे देखो, मिस्टर मुरुगन हैज बीन इन द कॉलेज 2010, और मैंने हमेशा आपको बता रखा है कि भाई डिजिट में फॉर लगाते हैं, लेकिन जैसे कभी ईयर का या टाइम, घड़ी का टाइम आए तो वहां सिंस लगा देते हैं, तो ईयर आ गई 2010 से, निश्चित टाइम है ना, ऐसा तो नहीं कि 2010 निकल गई अब 2 साल बाद एक और 2010 आएगी, ऐसा तो नहीं है। तो जब कोई टाइम चेंज नहीं होता है, वो एकदम फिक्स है, तो ऐसे में हमें सिंस लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, सिंस लगाना पड़ता है। तो आपको याद रख लेना है यहां पर सिंस लगेगा अगर कोई ईयर आ जाए। चलो बताओ मुझे कि साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, चलो। और देखो अगर यहां पर ये होता ना, जैसे 2 आवर्स होता, 3 डेज होता, 2 ईयर्स होता, तो मुझे यहां पर फॉर लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहां पर साल का नाम है, इसीलिए यहां पर जो है फॉर लगाया जाएगा। आगे बढ़ जाओ, और आगे अब आपको क्या बताना है, आगे बताना है आपको बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि एकदम सही वाला, इसका सिनोनियम क्या होगा, कंडोन कर दिया, जैसे आपने गलती किया और आपके मम्मी पापा ने आपको कंडोन कर दिया। कंडोन का मतलब क्या होता है, फॉरगिव, माफ कर देना होता है, फॉरगिव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखो फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। आपको भूलना तो पड़ेगा, आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख लो, कोई बात नहीं, ना देखे तो तो पता चलेगी, जाए दोबारा देख लो। देखो टू बी अब बोर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, बोर्ड के ऊपर जब आप क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ ईमानदारी का कुछ शब्द लिखे रहते हैं, कोटेशन होते, तो अब बोर्ड कहीं दिख जाए तो आपको ऑनेस्टी वर्ड देखना है, बी हो जाएगा। टू क्राई वुल्फ, ये मैंने कल आपसे पूछा था, और वैसे भी इसका मतलब टू कीप ऑफ स्टारवेशन, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। आगे देखो, ही इज ऑन द, ही इज, देखो टी, टू कीप ऑफ स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, गरीबी को दूर रखना। आगे देखिएगा, अब मैंने क्या बोला, 70 है, और 70 का रॉन्ग साइड कौन सा होता है, 70 से ऊपर 71 72 73 किसी बुढ़े किसी बुजुर्ग की अगर उम्र हो रही है तो मतलब वो रॉन्ग साइड में जा रहा है, मतलब राम राम सत्य व्यवहारी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। आगे देखो, एन एक्स टू ग्रैंड, ये भाई आपको ही बताना है। आगे देखो, ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब होता है एम्फोसिस करना, एम्फोसिस का मतलब होता है किसी के ऊपर जोर डालना, दबाव डालना। अंडरस्टैंड ना, एम्फोसाइज, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, अब आप पास नहीं हो रहे हो, आपने 2 3 पेपर दे लिए और आप भी अब डिमोरलाइज हो गए हो, मम्मी पापा आपको एम्फोसाइज कर रहे हैं, यानी ड्राइव होम, उन्होंने कहा लल्लू ऐसा कर तू कि ट्रैक्टर ले ले और घर ते तू ऐसे को ट्रैक्टर बटा बैठ और ड्राइवर, हाँ ड्राइवर बन जा तू, ठीक है ना। ऐसे होता नहीं होता, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये सब ड्राइव है, यानी कि ऐसे समझो ड्राइव होम, कि लल्लू ऐसे होकर तू घर से चले जा, और ड्राइव होम मतलब ऐसे समझो जैसे एक तरह से एम्फसाइज, दबाव बना दिया कि अब तू ट्रैक्टर चलाएगा, है ना, ट्रॉली चलाएगा और जुगाड़ चलाएगा, तो ये शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा तुम तुक्का लगा ले करो यार, समझदार हो। देखो मैंने ये बहुत प्यार से समझाया था, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका। देखो अब इन चीजों को जब आप धीरे धीरे समझना लग जाओगे ना, तो सारी चीजें आपके बस में हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे, चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो जैसे ये दिया होगा जो सेंटेंस है ना, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, क्या है वो, कूलर इज कूलर देन, ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, इसमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, जिससे कर्नाटका, जो कर्नाटका है ना का एक पर्टिकुलर नाउन है, वो है क्लाइमेट, उससे क्या है, तुलना की जा रही है तमिलनाडु के क्लाइमेट की। तो ऐसे में क्या होता है, लेकिन आपको पता है ना कि कूलर देन के बाद आने वाला जो नाउन है वो तमिलनाडु, देखने में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि भाई तमिलनाडु की तुलना किसी क्लाइमेट से की जा रही है, लेकिन तमिलनाडु के किसी पर्टिकुलर जो नाउन दे रखा है ना भाई, उसका क्लाइमेट से होना चाहिए, क्योंकि आगे क्लाइमेट दे रखा है। तो ऐसे में बस पूरी रामायण छोड़ करके अगर किसी राज्य का किसी राज्य से, तो कूलर देन ये सही है, लेकिन अगर यहां पर नाउन में यानी सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में द क्लाइमेट ऑफ ऐसे कभी आ जाए तो आपको दैट ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ता है, देन के एक्स्ट्रा। चलो आगे बढ़ जाओ, मैंने क्या बोला था कि ये देखो, द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड ऑफ कोलेरा, सफर के बाद अगर कोई बीमारी नाम आ जाए, जैसे जैसे सपोज करो डेंगू हो गया है ना, फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, तो आपको फ्रॉम, क्योंकि हमें पता है सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब ये समझो, ये आपने एप्लीकेशन में लिखा है ना, आपका आज्ञाकारी से छुट्टी दे दो, तो ऐसे में क्या होता है, सफर के बाद फ्रॉम आता है, क्योंकि आप स्कूल से फरार होना चाहते हो, शादी है और बुखार का बस एक ही मंत्र है कि बुखार आएगा साहब। का कोई सेंटेंस आपको दिख जाए, कभी भी इट इज नॉट और आई हु इज इस तरह से लिखा आ रहा है ना, तो इस तरीके सेंटेंसेस में होता क्या है कि ये जो WHO, ये क्या मतलब रहा है इसका, ये क्या लिख रहा है, हु लिख रहा है ना, तो हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें याद रखना कि जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, यानी जो इससे पहले होता है, एंटीसीडेंट होता है, उसके ऊपर जो है वो वर्ब डिपेंड करती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आने वाली वर्ब है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट नाउन या फिर कोई प्रोनाउन के नंबर पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा बताओ, यहां पर एम आना चाहिए, तो फिलहाल में यहां पर एम आना चाहिए। डाउट क्लियर हो गया। अरे यार आप ऐसे समझो, ऐसे आप छुपा दो इसे, जो रिलेटिव प्रोनाउन आए बीच में, हु विच हुम ऐसे आए, तो इसे आप हटा दो, अब बचेगा क्या, आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम, तो ऐसे करके एम हो जाएगा, चलेगा। चौथा वाला है कि श्याम इज टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। इस प्रश्न को पहले तो आप अच्छी तरीके से पढ़ना, तभी इसमें गलती छांट सकते हो, बहुत बेसिक है इसमें गलती जो है, बहुत बेसिक है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वही कर सकता है। जल्दी से बताइए,
आपने मुझे भरोसा है, इतना तो हो गया है अब तक कि आपने आराम से दिमाग लगाया होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहचान पाए तो। देखो, मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, इसमें ए पार्ट में गलती है, यहाँ पर टेलिंग नहीं, यहाँ पर सेइंग आना चाहिए। अगर जिन बच्चों का ठीक गया है तो वो अब रीजन भी सुन लो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कभी भी अगर हम टेल इस्तेमाल करेंगे ना, तो टेल तब आएगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो। ये आप याद रखिएगा। क्योंकि आप देखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं, तो उसमें भी आपने एक चीज देखा होगा कि कहीं पर अगर से टू जो लिख रहा है, तो इस जगह पर ही तो हम टेल लगाते हैं। बताइएगा, टेल लगाते हैं ना, और इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो आप ये चीज आप मान के चलिएगा कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए आप टेलिंग का इस्तेमाल की जगह पर आप सेइंग का इस्तेमाल करेंगे। किसकी जगह पर? कौन सी जगह पर? जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं हो वहां आप सेइंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ऑब्जेक्ट हो वहीं पर आप टेल या फिर टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? बस इस तरीके से आप याद रखो कि टेलिंग के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब टेलिंग की जगह पर आप सेइंग कर देंगे, बाकी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। जल्दी से गलती सोचिएगा, इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा, जैसे इंटर का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर, मतलब इसके अंदर ही इनटू छुपा रहता है, राइट है ना। इंटर का मतलब होता है गो इनटू, मतलब किसी के अंदर जाना। जैसे आप कमरे में बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इंटर के अंदर ही ऑलरेडी टू इनटू जो होता है वो छुपा रहता है। ठीक है, वैसे ही याद रखना कि डिस्क्राइब में अंदर ही अबाउट छिपा रहता है, तो हमें एक्स्ट्रा अबाउट नहीं लिखना है। और आप वैसे भी देख लीजिएगा कि देखो, इन चीजों को आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। देखो, डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन अबाउट। क्या होता है? एक्सप्लेन अबाउट होता है। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट होता है, इसका मतलब डिस्क्राइब का। तो अब आगे भी आप एक और अबाउट लिख रहे हैं, तो बताओ दो अबाउट तो गलत होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा अबाउट इस्तेमाल नहीं करते। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि जो रिवर है ना भाई, रिवर यानी नदी, नदी के किनारे किनारे वॉक करना। द रोड बिगिंस टू राइज, इसका मतलब तो ये कह रहा है कि वो जब हम नदी के बगल में, यानी नदी का जो बगल होता है ना, है ना, उस पर जब हम वॉक कर रहे थे, तो वॉक कर रहे थे, द रोड बिगिंस टू राइज, जो रोड है वो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है, वो रेगुलरिटी की बात कर रहा है, हमेशा की। कि जब भी आप नदी के किनारे पर यदि आप वॉक करेंगे, तो रोड जो है वो चौड़े होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा कहना ये सही नहीं होगा। ये हो सकता है ये जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है वो पर्टिकुलर किसी एक इवेंट के बारे में बता रहा है, कोई एक इंसिडेंट हो गया है। तो इसी तरीके से अगर पर्टिकुलर की बात किया जा रहा है, तो यहां पर बिगेन जो है वो एकदम सही है। कि यानी कि वो अपने बारे में हो सकता है एक सेंटेंस लिख दिया है कि नदी के किनारे जब आप वॉक करें, जब हम वॉक कर रहे थे, तो देखा कि द रोड्स बिगेन टू राइज, और जो रोड थे वो बढ़ते चले गए। पास्ट की बात ही हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में हमेशा बढ़े, हमेशा चौड़े हुए, ये कहना गलत है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि रिमेंबर, और आप भी याद रखें, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। रिमेंबर दैट अ स्टिच एट अ टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब क्या होता है कि यदि सही उचित समय पर किया गया कोई भी कार्य हो वो ठीक ही होता है। इसका मतलब होता है ये। अब जल्दी से आप भी उच्च समय पर ही अपने आंसर को जल्दी से बताएं। ठीक है, तो देखिए हमेशा आप याद रखना ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब जितने भी प्रोवर्ब्स हैं वो सब आप याद कर लीजिएगा। सॉरी सॉरी, एक फ्रेज है, और फ्रेज में क्या होता है कि अ स्टिच इन टाइम होता है। तो यहाँ एट नहीं आता, ये प्रेपोजिशन की गलती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। आप बोलते हैं कि सर आप प्रेपोजिशन का अलग से टॉपिक कराओ, देखो यहीं पर तो सब कुछ आ रहा है, प्रेपोजिशन का, एडजेक्टिव का, आर्टिकल का। तो याद रखना स्टिच इन अ टाइम होता है, ये आप गलती मत करना, इसे आप लिख लेना। आगे देखिए, आगे देखिएगा, इफ आई गॉट रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। काश, यानी इफ आई गॉट रिच, यदि मैं पैसे वाला हो जाता
तो मैं पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ क्या करता, ट्रेवल करता। एक तरह से ये आप देख सकते हैं कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस है, ना ही तो वो पैसे वाला है और ना ही वो पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार का चारों तरफ से चक्कर लगा सकता है, मतलब ट्रेवल कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, हाइपोथेटिकल है, यानी अनरियल है, ये रियल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि जो सेंटेंस, यानी एक तो सेंटेंस ये हो गया आपका, एक दूसरा आई से स्टार्ट है, तो ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो दूसरे वाला सेंटेंस होता है उसे आप देखो, यानी ये वर्ड में ना, तो मुझे ये पता है कि इसीलिए ये जब अनरियल होता है तो भैया इफ के साथ जो सेंटेंस चलता है उसमें वर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वर लगाते हैं। और ये भी आप याद रखें कि वर के साथ ही वर्ड यहां पर आ जाता है, यानी वर के साथ कोरिलेटिव है। वर के साथ देखो वुड भी आ सकता है, फ्यूचर का भी कोई आ सकता है, बट अगर अनरियल है तो ऐसे में आपको इफ वाले सेंटेंस में वर लगाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको देर और दिमाग नहीं लगाना वरना गलत कर दोगे। हमेशा आप याद रखो, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर जी क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट का जिसमें सेल्फ लग जाए। सब्जेक्ट है ना आई, तो आई का हो जाएगा माई सेल्फ। अगर यहां होता यू तो योर सेल्फ हो जाता, योर सेल्व्स हो जाता। अंडरस्टैंड, दे है तो देम सेल्व्स हो जाता है। तो फिलहाल में आई इसलिए अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चलता है, सब्जेक्ट जैसा होता है उसी का। तो यहां पर माई सेल्फ आ जाएगा। आगे देखिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे देखो, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड स्लोन। वो देखिएगा, इसमें क्या होता है, बोथ और एंड, इनमें एक रूल चलता है कि बोथ के बाद देखो, पहले वाले बोथ में देखो कि बोथ के साथ एक तो प्रेपोजिशन है इन, और ये एक नाउन है। तो ऐसे में क्या होगा कि एंड के बाद भी यही सीक्वेंस चलेगा, यानी कि इस नाउन से पहले प्रेपोजिशन आनी चाहिए। मतलब क्या, इन जो पहली प्रेपोजिशन है वही यहां पर आनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों में सेम होता है। देखो, बोथ के बाद प्रेपोजिशन नाउन आ रहा है, वैसे ही एंड के बाद भी प्रेपोजिशन नाउन आना चाहिए। इसीलिए आपका जो गलत है वो सी वाला गलत है। आगे देखिएगा, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगेस्ट। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको ज्यादा आप दिमाग मत लगाना वरना आप गलत हो जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि देखो, ऑफ द टू अगर इस तरह का कभी भी आ जाए, ऑफ द टू, तो याद रखना जहां पर भी एरर बनता है ज्यादातर वो यहां पर क्या करता है कि सुपरलेटिव डिग्री दे देता है। ठीक है, ये वाली गलती करता है। तो पहले अगर आपको गलती ही छांटनी थी तो आप वैसे ही लगा देते कि सर जी बिगेस्ट आ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, सर बिगेस्ट आ रहा है तो यहां दा नहीं दे रखा, इसीलिए सी वाले पार्ट में गलती है। देखो, गलती तो आपने छांट ली, आपने ऑप्शन भी सही टिक किया है, लेकिन वो रीजन गलत है। कभी भी ऑफ द टू आ जाए तो याद रखना उसमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है। हमेशा याद रखना, ये अलग से आपको रूल याद कर लेना है कि ऑफ द टू वाले में कंपैरेटिव डिग्री प्लस इससे पहले दा लगाया जाएगा। ये अलग है, एक्सेप्शन, अपवाद है। कि देखिएगा यहां पर, यानी कि इसमें क्या होता है, जब भी कभी दो चीजों में से अगर कोई चीज आपको चयन करना है तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपैरेटिव डिग्री उससे पहले आपको दा लगाना पड़ता है, बस। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। इन चार में से आपको एक पढ़ना है। मतलब वो ये कह रहा है मीनाक्षी जो है वो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है ना उसके लिए सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसमें से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, यहां पर मिसेस मीनाक्षी लिखा हुआ है तो पहली बात दा वाला और एनी वाला तो हट जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मिसेस या मिस्टर इनसे पहले आप दा एनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक चक्कर बताता हूं कि सम का मतलब एक तो होता है कुछ, और एक सम का मतलब होता है कोई। इसका मतलब है कि मीनाक्षी जो है प्रिंसिपल के पद के लिए सिलेक्ट हो गई है, तो मीनाक्षी अपरिचित है, जिसे जिसे न मैं जानता ना तुम जानते कौन सी मीनाक्षी की बात हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर कभी भी सम मिसेस मीनाक्षी इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसे दीजिएगा। अंडरस्टैंड है? अगर सम नहीं है तब आप मिसेस मीनाक्षी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ये प्रायोरिटी, सेकंड ये प्रायोरिटी। तो फिलहाल में आपका सी वाला। देखिए भाई, कंटेंट की मेरे मित्र, मेरे भाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कंटेंट की कमी कभी नहीं रहेगी। कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि लॉलीपॉप वाला हो, ABCD, सीता नहा रही है, कुत्ता भौंक रही है, ये सब चीजें तो भाई ये जनरली क्या होता है कि देखो आपके पेपर का जो लेवल है
वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। फिर भी मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, वो इस स्तर से पढ़ा रहा हूँ आज तक कि आप एयरफोर्स का नेवी भी आ जा, नेवी भी आ जा, क्योंकि एयरफोर्स से थोड़ा सा प्लस जो स्तर होता है वो नेवी का होता है, थोड़ा सा प्लस। अंडरस्टैंड? आप इस अंग्रेजी से एसएससी का पेपर देख लो, आप सीपीओ का एग्जाम देने चले जाओ, आप, मैं रियल बोलता हूं, आप कभी भी फेल नहीं होंगे अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो। बाकी आप टेंशन मत लिया करो, अगर रिजल्ट ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं। देखो, पिलर टू पोस्ट का मतलब बताओ। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगा देना। द पुअर मिनी मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप चारों को पढ़िएगा, वेंट टू प्लर्स एंड वेंट टू पोस्ट, वेंट टू मनी लेंडर, ट्राइड हिज बेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब उसने अपना बढ़िया बेस्ट जो है ट्राई किया। तो 41 का जो है वो डी एकदम सही है। आगे चलो, आगे देखिएगा, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यू हैव टू बी टैक्टफुल इन द handling the sensitive matters rather than putting the cart before the horse। इसका राइट याद इडियम्स है, ये सब याद करना है आपको। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है उलट पुलट कर देना, राइट। तो फिलहाल में इसका मतलब हो जाएगा ट्रीटिंग दीज इनडिफरेंटली, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, द गिफ्ट ऑफ द गैब, ये मैंने कई बार याद करवाया है। द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर बोलने की प्रतिभा हो, द गिफ्ट ऑफ द गैब। मतलब दो ही इज नॉट ए स्कॉलर, ही विंस आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब जिसके अंदर बोलने की, चारों में से जो ऑप्शन जो सही बन रहा है वो अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे शायद खत्म है। हाँ, ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी पर मैं शेयर कर दूंगा।